हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी का। और बायोलॉजी से मैंने टॉप 51 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। हड्डियों के जोड़ों में कौन सा द्रव मूवमेंट करने में मदद करता है। ठीक, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उनको घूमने, चलने, उठने फिरने में कौन सा द्रव जो है वो मदद करता है, तो साइनोवियल द्रव होता है। कौन सा द्रव होता है? साइनोवियल द्रव होता है। और साइनोवियल द्रव, इसका बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उदाहरण जो होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके जो गठिया रोग हो जाता है पैरों में, घुटने में, तो उसमें जो होता है कि साइनोवियल द्रव की कमी हो जाती है और उसमें यूरिक एसिड जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जो गठिया रोग होता है उसमें साइनोवियल द्रव की मात्रा जो है कम पड़ जाती है और यूरिक एसिड की मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है, जिस कारण मतलब गठिया रोग हो जाता है बुजुर्गों में। और हड्डियों की बात करें तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हड्डियों के जोड़ों में कौन सा द्रव मोमेंट यानी घुमाव करने में मदद करता है, तो कौन सा द्रव होता है? साइनोवियल द्रव होता है। ठीक है, ये जॉइंट, जो हड्डियों के जॉइंट होते हैं वहाँ पे उपस्थित होता है और चलने फिरने में मदद करता है। ठीक है। बात करें हड्डियों की, तो हड्डियाँ शरीर में होती हैं 206 और बच्चों में होती हैं 300 से अधिक। ठीक है, और हड्डियों में 22% जल पाया जाता है, 99% कैल्शियम पाया जाता है। और इसी क्रम में आपको और थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। जो मांस और हड्डी का जोड़ होता है उसको कहते हैं टेंडन, यानी मांस और हड्डी के जोड़ को कहते हैं टेंडन। और जो हड्डी और हड्डी का जोड़ होता है उसको कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, मांस और हड्डी के जोड़ को टेंडन कहते हैं और जो हड्डी और हड्डी का जोड़ होता है उसे लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। बच्चों में लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो इसमें जो है पिता का जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, पिता का जो गुणसूत्र होता है वो इसका निर्धारण करता है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? चलो इसको 2 नंबर को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो पिता का गुणसूत्र होता है, ठीक है, जो पिता का गुणसूत्र होता है इसमें हम देखते हैं, जैसे मान लो पिता है तो पिता का जो ये जो अभी इसको हम इधर क्लियर कर रहे हैं। जैसे मान लो ये पिता है, ठीक है, पिता है और ये माता है, ये माता होगी। ठीक है, पिता में जो गुणसूत्र होते हैं वो यक्स वाई होते हैं। ठीक है, माता में क्या होता है? यक्स यक्स होते हैं। अब जब इनका जो है ये वाई और एक्स, यानी पिता का वाई गुणसूत्र और माता का जो है ये एक्स गुणसूत्र, यानी वाई और यक्स जब मिलेंगे तो किस हमेशा क्या पैदा होगा? तब लड़का पैदा होगा। ठीक है, क्या पैदा होगा? लड़का पैदा हो जाएगा। ठीक है, और इसी क्रम में ये इधर पिता का यक्स ले लेंगे और माता का यक्स लेंगे, तो यक्स और यक्स के मिलने से, यानी पिता का यक्स और माता का यक्स मिलने से लड़की पैदा होगी। और यदि पिता का वाई और माता का यक्स मिलेगा तब क्या होगा? तब लड़का पैदा होगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको और समझाते हैं। जैसे ये यक्स वाई जो होता है पिता का होता है, माता का यक्स और यक्स होता है। तो ये पिता का जो वाई लेंगे, ठीक है, पिता का वाई ले लिया और माता का यक्स ले लिया। ठीक है, अब यक्स और वाई और यक्स का जो मिलन होगा तो क्या होगा? लड़के की उम्मीद होगी। ठीक है, उम्मीद क्या? 100% लड़का ही पैदा होगा। यदि पिता का यक्स और माता का यक्स दोनों यक्स यक्स ले लिया तो हमेशा क्या पैदा होगी? लड़की पैदा होगी। ठीक, यक्स वाई होगा, वाई एक्स होगा तो लड़का और यक्स यक्स होगा तो लड़की। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। बंदर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो इसमें 24 जोड़ी या फिर 48 कह लीजिए। ठीक है, बंदर जो होता है उसमें 24 जोड़ी गुणसूत्र या 48 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। मांसपेशियों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो मांसपेशियों में 70 से 80% जल पाया जाता है। ठीक है, कितने प्रतिशत? मांसपेशियों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 70 से 80% जल पाया जाता है। और मांसपेशियां हमारे शरीर में कितनी होती हैं? 639 होती हैं। ठीक है, 639 होती हैं। और प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कौन सा हार्मोन हृदय गति को उत्तेजित करता है?
तो हृदय गति को उत्तेजित करेगा कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है विटामिन की खोज कब हुआ, किसने की? तो विटामिन की खोज 1911 में सी फंक ने करी थी। ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? 1911 में सी फंक ने करी थी। और विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है हमारे अंदर, रोगों से रक्षा करना। ठीक है, रोगों से रक्षा करना। और विटामिन में कोई भी हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, वो शून्य ऊर्जा मिलती है। और विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और वसा में घुलन, दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील होता है BC, और कौन सा होता है? BC। और वसा में घुलनशील जो होता है वो क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो होते हैं DEKA। ठीक है, डेका, यानी हम इसको डेका कहते हैं। जो ये है वसा में, और जो जल में घुलनशील होते हैं वो BC होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील वाले कौन से हैं? BC। और जो वसा में घुलनशील है DEKA। ठीक है, जल में BC होता है। और इनका जो मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य होता है? रोगों से बचाव रक्षा करना। ठीक है। चलिए, उम्मीद करें समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। जीन शब्द किस वैज्ञानिक की देन है? जो जीन शब्द है इसको किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो जोहानसन ने दिया है। ठीक है, जोहानसन ने दिया है। अगला क्वेश्चन, गम्फोथ्रोसिस जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दांतों में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? दांतों में। और दांतों में ही, दांतों और जो दांत होते हैं और जो मुस्कुर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, तो दांतों में कौन सा रोग होता है? पायरिया रोग लगता है। ठीक है, दांतों में कौन सा रोग लगता है? पायरिया रोग लग जाता है। तो इसमें क्या होता है? दांतों से ब्लड निकलने लगता है और मुंह से गंदी स्मेल आने लगती है। ठीक है, और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन C की कमी से जो है पायरिया रोग हो जाता है। ठीक है, और विटामिन C जो है मिलता किससे है? ये खट्टे पदार्थों से मिलता है। ठीक है, और इसका जो विटामिन C जो है स्कार्बिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी वजह से विटामिन C की कमी से रोग कौन सा होता है? वो स्कार्बी होता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम जो है इसका स्कार्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से रोग जो होता है वो स्कार्बी रोग हो जाता है। ठीक है, और जो प्रभावित करता है दांतों को। ठीक है। तो और ये सभी खट्टे पदार्थों में मिलता है और मुख्य रूप से आंवले में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 क्या है? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहेंगे वासेक्टोमी। ठीक है, वासेक्टोमी कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? तो खोखली व हल्की होती हैं पक्षियों की हड्डियां। ठीक है, ताकि उनको उड़ने में आसानी होती है। प्रश्न नंबर 12, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 13, कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? तो ये कोबाल्ट का जो 60 नंबर होता है। ठीक है, कोबाल्ट का 60 नंबर जो होता है, यही आइसोटोप, यही जो है कैंसर की बीमारी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कोबाल्ट होता है जो उसका 60 नंबर यानी 60 नंबर जो आइसोटोप होता है वही कैंसर की बीमारी में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो दांतों का जो इनेमल होता है वो सबसे कठोर तत्व होता है शरीर में। प्रश्न नंबर 15 है, क्या है देखते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये सेरिब्रम जो द्वारा होता है। ठीक है, दिमाग में जो सेरिब्रम होता है उसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो ये तापक्रम जो नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस होता है। बाकी ब्लड की भूमिका भी होती है तापक्रम मेंटेन करने में, बाकी मुख्य रूप से शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, गर्भनिरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? तो गर्भनिरोधक गोलियों में पाया जाएगा एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या है। आनुवांशिक लक्षण किसके कारण आगामी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, यानी जो वंशानुगत लक्षण होते हैं वो अगली पीढ़ी में किस तरह से हस्तांतरित होते हैं, इसका जिम्मेवार कौन होता है? तो इसका जिम्मेवार होता है डीएनए, ठीक है। कौन इसका जिम्मेदार है? डीएनए। और डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और इसकी जो खोज करी है जोहान फ्रेडरिक मिशर ने, किसने करी है? डीएनए की खोज जोहान फ्रेडरिक मिशर ने करी है। और करी कब है? 1869 में, ठीक है। फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो इसके मैं फैक्ट बताता हूँ वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथ है, तो ये अग्नाशय है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? तो ये मिलकर बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। प्रश्न नंबर 21। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगी यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या है। 22 नंबर है क्वेश्चन। उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो उत्तेजना के समय जो हार्मोन स्रावित होता है सबसे अधिक, ये होता है एड्रेनल हार्मोन्स, ठीक है, एड्रेनल हार्मोन्स होता है। प्रश्न नंबर 23। इंसुलिन एक तरह का क्या है? तो इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 24। मछली कहाँ से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों से लेती हैं सांस, यानी गिल्स से लेती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो न्यूरॉन जो है मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का भाग है, ठीक है, जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी कहिए या 46 कहिए, ठीक है, जो भी ऑप्शन में मिले उसको लगा देना, आप टिक कर देना, ठीक है, 23 जोड़ी या 46। प्रश्न नंबर 27। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने करी है। कब करी है? 1665 में, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी है और इन्होंने शुरुआत में मरी हुई कोशिकाओं की खोज करी थी, ठीक है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने करी है। कब करी है? 1665 में, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी है और उस समय इन्होंने मरी हुई कोशिकाओं की खोज करी थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? अभी तो हमने ऊपर 27 में मरी हुई कोशिका की बात करी, अब हम जीवित कोशिका की बात करेंगे। 28 में देखते हैं क्या है। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने करी है। और कब करी थी? 1674 में, ठीक है, 1674 में। यानी मरी हुई कोशिका की खोज कब हुई? 1665 में। और फिर उसके बाद जीवित कोशिका की खोज कब हुई? 1674 में। और करी किसने? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। चलिए अगला देखते हैं। अधिवृक्क ग्रंथ यानी एड्रिनल ग्लैंड कौन से हार्मोन स्रावित करती है? एड्रिनल ग्रंथि जो होती है कौन से हार्मोन स्रावित करती है? तो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन जो है हार्मोन स्रावित करती है कौन सी ग्रंथ? एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथ, ठीक है। कौन से हार्मोन स्रावित करती है? एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ठीक है, हार्मोन स्रावित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर में नहीं जमता है? तो देखते हैं प्रश्न नंबर 30 है। किसकी उपस्थिति के कारण जो रक्त होता है वो शरीर के अंदर जब तक रहता है तब तक जमता नहीं है? तो इसका मुख्य कारण जो होता है ये हाइपरिन होता है, ठीक है। हाइपरिन होता है और जो ही ब्लड मतलब शरीर से बाहर कट पिट जाता है तो उसके बाहर जो निकल जाता है तो वो तुरंत जम जाता है। और जब तक शरीर में रहेगा तो उसमें जो है खून जो है जमता नहीं है, ठीक है, जमता नहीं है। तो ये जो होता है किसके लिए? हाइपरिन की उपस्थिति के कारण खून जो है बॉडी के अंदर जब तक रहेगा जमेगा नहीं। चलिए अगला देखते हैं।
प्रश्न नंबर 31, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस टीनर ने करी थी। ठीक है, किसने करी है? कार्ल लैंडस टीनर ने करी है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं क्या है। मूत्र का यानी पेशाब का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण हो जाता है? पेशाब का जो पीला रंग है कुछ समय बाद वो पीला हो जाता है, तो इसका कारण क्या होता है? यूरोक्रोम वर्णक जो होता है इसकी वजह से जो पेशाब का रंग पीला हो जाता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, और इसमें होता क्या है? ये क्या है? टूटी फूटी या पुरानी आरबीसी के हीमोग्लोबिन के विघटन के कारण जो है ऐसा होता है। ठीक है, टूटी फूटी या पुरानी आरबीसी के हीमोग्लोबिन के विघटन के कारण होता है जो है पेशाब का रंग पीला हो जाता है। और बात करें इसकी आरबीसी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएँ, और उनकी जो संख्या होती है हमारे शरीर में वो लगभग 50 लाख होती है, यानी 5 मिलियन। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, और जो इनका निर्माण होता है वो हड्डियों के बीच अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33, रक्त दाब मापने का यंत्र है? तो स्फेग्मोमैनोमीटर होता है। ठीक है, रक्त दाब मापने का यंत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। ठीक है, 120/mmHg। ठीक, mmHg होता है, कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। ठीक है, तो इसमें जो 120 होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो 80 होता है, ठीक है, 80 को क्या कहते हैं? डायलोस्टिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और सिस्टोलिक और डायलोस्टिक होता क्या है? जो हमारे शरीर में मतलब खून जाता है, मतलब जो जाता है उसको 120 मतलब क्या होता है? 100 स्पीड की गति से जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बोलते हैं। और जब वो वापस आता है 80 की स्पीड में तो उसको डायलोस्टिक बोलते हैं। ठीक है, डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, यानी जो ब्लड शरीर में पूरे जाता है उसको 120 की गति से तो उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और जो ब्लड आता है वापस में 80 की गति से उसे डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, डायस्टोलिक बोलते हैं। तो इसीलिए जो सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, तो जाता है उसको सिस्टोलिक और जो आता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34 है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत यानी लीवर में होता है पित्त का निर्माण। और शरीर में पित्त कहाँ एकत्रित होता है? तो पित्ताशय में, यानी जो इसका निर्माण होगा वो यकृत यानी लीवर में होगा। ठीक है, निर्माण यकृत में होगा और जो इकट्ठा होता है ये पित्ताशय में होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36, आरएनए का मुख्य कार्य है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। और जो इसका आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रश्न नंबर 37, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? तो औसतन भार की बात करें तो इसका होता है 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, तेरह सौ से 1400 ग्राम इसका जो है औसतन वजन होता है। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का। अगला देखते हैं, ये आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा 1350 ग्राम। ठीक है, तो औसतन की बात करी गई है। प्रश्न नंबर देखते हैं 38, वृक्क यानी किडनी की खराबी के कारण किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा के बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो इसको यूरेमिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? यूरेमिया। रिपीट करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो रिपीट करते हैं इसको 38 नंबर क्वेश्चन को। वृक्क यानी किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को, यूरिया की जो मात्रा बढ़ती है तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहा जाएगा यूरेमिया कहा जाता है। और फ्रेंड्स को बता दें हम आपको,
जब हमारी जो किडनी खराब हो जाती है तो जो मतलब अवशिष्ट पदार्थ होते हैं या अनावश्यक तत्व होते हैं ब्लड में बढ़ जाते हैं, तो उन्हीं को मतलब हटाने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया हमारे शरीर में करी जाती है। ठीक है, रक्त के शुद्धिकरण को ही डायलिसिस प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, पहाड़ या ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या क्यों बढ़ जाती है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहाड़ या ऊंचाई पर जाने से आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की संख्या क्यों बढ़ जाती है? तो ऑक्सीजन की कमी होती है। पहाड़ों पे या अधिक ऊंचाई पे जाइएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। ठीक है, इसी कारण जो है आरबीसी की जो है मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसकी मदद करता है। ठीक, ऑक्सीजन को लाने ले जाने में मदद करता है, तो इसीलिए इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है आरबीसी की। चलिए अगला देखते हैं। मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? तो मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। ठीक है, सबसे पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं मस्तिष्क के? मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, पौधे किस विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं? तो ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो ये आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, आरएनए के बने होते हैं, उनका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए किसके बने राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की है? तो एडवर्ड जेनर ने करी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देख लेना। चेचक के टीके की खोज किसने करी है? तो एडवर्ड जेनर ने करी है। चेचक को जो क्या कहते हैं, चेचक को स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, शीतला कहा जाता है और बड़ी माता कहा जाता है। ठीक है, चेचक को स्मॉल पॉक्स, शीतला और बड़ी माता कहा जाता है। और इसकी खोज किसने करी है इसके टीके की? तो एडवर्ड जेनर ने करी है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, पीलिया रोग जिसे हम जॉइंटिस कहते हैं। ठीक है, पीलिया रोग किस कारण से होता है? तो ये विषाणु से होता है, यानी वायरस से होता है, और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो हमारी यकृत पर सीधा प्रभाव डालता है, उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, तो पीलिया रोग को जॉइंटिस कहते हैं, और ये किसके कारण होता है? तो ये विषाणु यानी वायरस के कारण होता है, और इसके द्वारा जो प्रभावित अंग होता है वो यकृत होता है। ठीक है, क्या होता है? यकृत होता है। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी है, और कब करी है? 1928 में करी है। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी है। कब करी है? 1928 में करी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 46, कीमोथेरेपी का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो ये कैंसर में किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 47, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है, और इसको तिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, और इसी को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। किसे? स्प्लीन या प्लीहा को। ठीक है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसको कहा जाएगा? स्प्लीन को कहा जाएगा। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, यानी शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? वो भी स्प्लीन या तिल्ली को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है? तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा जो होती है वो 60% होती है। ठीक है, अब प्लाज्मा का जो रंग होता है वो क्या होता है? पीला होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, प्लाज्मा, रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसकी जो मात्रा होती है वो लगभग, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 60% होती है, और जो प्लाज्मा का रंग होता है वो पीला होता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 49, प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, प्लाज्मा जो रक्त में प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये आपको बताना है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा में दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला है, ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को
प्रभावित करती है। ठीक है, ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये ट्रेकोमा बीमारी जो है आँखों को प्रभावित करती है। तो आँखों और इसी की बीमारी होती है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो मायोपिया बीमारी जो होती है वो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में जिसके जो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष की बीमारी है तो उसे निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, इसको निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उधर यदि बात करें हाइपरमेट्रोपिया की यानी दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, और जो आँख जो होती है, आँख पे जो पुतला मतलब वो चित्र कहाँ इमेज कहाँ बनती है, तो आँख में जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, तो वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। और प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया किससे होता है? तो ये विषाणु से होता है। ठीक है सॉरी फ्रेंड्स, हाइड्रोफोबिया किससे होता है? तो ये विषाणु से होता है। और ये अधिकांशतः कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, भेड़िया, सियार आदि जानवरों के काटने से हो जाता है हाइड्रोफोबिया। और इसमें जो हाइड्रोफोबिया होती है इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि जो इसका पेशेंट होता है उसको पानी से डर लगता है। ठीक है, किससे डर लगता है? मुख्यतः पानी से डर लगता है। और जबकि ये जो शब्द लिखा हुआ है हाइड्रोफोबिया, तो इसमें जो हाइड्रो होता है उसका मतलब होता है जल, फोबिया का मतलब होता है डर या भय। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर पानी से, इस बीमारी में पानी से डर लगता है जो व्यक्ति ग्रसित होता है हाइड्रोफोबिया से। ठीक है, और ये मुख्यतः कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया, सियार और मतलब और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जिनमें पाया जाता है, उनसे होने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर यदि अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना। और मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और उससे पहले आपको बता दें, हमारा वीडियो जो है 500 क्वेश्चन का फिजिकल एजुकेशन का, और एक साइकोलॉजी का 500 क्वेश्चन का, और एक जीके जीएस का 1000 क्वेश्चंस का वीडियो पहले से अवेलेबल है यूट्यूब पे। यदि वो भी आप पढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी के 500 और फिजिकल एजुकेशन के 500 और 1000 क्वेश्चन जीके जीएस के, तो पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल हैं एक ही वीडियो में, एक अलग अलग वीडियो में। तो जाकर आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।